तो आज इस मंच से हम शिक्षा की गुणवत्ता की बात करेंगे। कैसे शिक्षा में नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, क्या क्या विकास हुआ है, कैसे बदलाव आया है और इसके अलावा नवाचार को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए शिक्षा में और बेहतरी की क्या सोच है, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। ओवर टू यू कुंदन। शुक्रिया दिव्या। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं आप। तो उच्च शिक्षा और उत्तर प्रदेश में जो बदलाव हो रहा है एजुकेशन के क्षेत्र में, और उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरीके से काम करे, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट जो बहुत तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और यहाँ के मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाया जाए। तो इस पर भी बातचीत होगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं देख रहा हूँ कि आपके पैर में चोट भी लगी है, लेकिन आप हमारे कार्यक्रम आए, इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे मंच पर आए। सर, हायर एजुकेशन की बात करते हैं, वो आपके कंधों पर जिम्मेदारी है। तो हायर एजुकेशन में 2017 से देखें तो अभी तक कितना बदलाव आपके नजरिए से? देखिए, जब से माननीय योगी जी की सरकार आई तो यहाँ का परिवेश बदला और कलेवर भी बदला। उत्तर प्रदेश का वातावरण भी बदला और उसके बदलते हर क्षेत्र में प्रगति हुई, तो उच्च शिक्षा में भी हुई है। उच्च शिक्षा में जहाँ एक ओर गुणवत्ता में सुधार हुआ है, वहीं दूसरी ओर प्रसार और प्रचार भी हुआ है। एक समय था जब मुझे कहने में हिचक नहीं कि इस प्रदेश में कुछ राजनीतिक दल ये कह के सत्ता प्राप्त करते थे देश के युवा वर्ग से कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको नकल का अधिकार देंगे। ऐसी व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया था, बंटाढार कर दिया था। तो योगी 1 में वो पटरी पर आई और योगी 2 में आशातीत सफलताएं, प्रसार प्रचार, गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा का हब, उच्च शिक्षा बनती जा रही है। यह स्थिति है। योगेंद्र जी, क्योंकि आपने अभी नकल रोकने के लिए बोला कि व्यवस्थाएं की हमने, लेकिन पर्चा लीक की जो खबरें हैं वो भी आपकी सरकार में आई हैं, उसके लिए क्या कदम आगे उठाए जा रहे हैं? मेरे ख्याल पिछले 3 साल में उच्च शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में कोई भी पर्चा लीक होने की घटनाएं नहीं है। लेकिन बेसिक शिक्षा में तो मजबूती देने की जरूरत है। बेसिक शिक्षा में भी कोई सवाल ही नहीं, वहां तो पर्चा लीक होने की बेसिक शिक्षा में घटना नहीं आई। बेसिक शिक्षा में बदलाव की बात हो रही है, पाठशाला भी लग रही है, अलग अलग तरीके से पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, तो विपक्ष इसको इनकार कर रहा है। बेसिक शिक्षा में, वैसे तो मेरा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी आप सवाल पूछ रही हैं। बेसिक शिक्षा में जो विपक्ष सवाल कर रहा है वो अनावश्यक, उसका आदत है सवाल करने की। अदरवाइज जिन बेसिक विद्यालयों में 4 छात्र 6 अध्यापक, ऐसे बेसिक शिक्षा चलाने से फ़ायदा क्या था? तो अब 1 किलोमीटर के दायरे में यदि कोई ऐसा व्यवस्था है, उसको कंक्लूड करके एक जगह सब बच्चों को लाना और एक जगह शिक्षा प्राप्त करना, जिससे कि शिक्षकों को भी अवसर मिले पढ़ाने का और विद्यार्थियों को भी अवसर मिले पढ़ने का। बेसिक शिक्षा को लेकर के दिव्या ने सवाल इसलिए पूछा योगेंद्र जी आपसे, क्योंकि बेस मजबूत हो जाए तो आपके यानी कि हायर एजुकेशन तक आते आते फाउंडेशन जबरदस्त हो जाता है। क्या कुछ ड्रॉप आउट जो है बेसिक शिक्षा में कम हुआ है? हमने देखा उत्तर प्रदेश में साल दर साल ड्रॉप आउट डिक्रीज हुआ है। ऐसे में ये फैसला लेना सही था क्या? क्योंकि अब उसमें क्लॉज जोड़ा गया कि 1 किलोमीटर के दायरे में वो क्लब नहीं करेंगे। तो क्या पहले जो फैसला लिया गया उसमें कुछ गड़बड़ी थी आपके हिसाब से? क्योंकि आप सरकार में मंत्री, बड़े मंत्री, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं इस बात को। स्कूल चलो अभियान माननीय योगी जी के समय शुरू हुआ। घर घर जाकर ये वातावरण बनाया गया वहाँ के अध्यापकों द्वारा हर घर में जाकर के बच्चों को भेजें। इसके बावजूद यदि कई ऐसे विद्यालय थे जहाँ पर अध्यापक ज़्यादा छात्र कम, तो उनको चलाने का औचित्य क्या है, मेरी ये नहीं समझ में आता। क्यों विपक्ष इस बात पे उठा रहा है सवाल? उनको चलाना है तो विद्यार्थियों को शिक्षा भी मिले और शिक्षकों को विद्यार्थी मिले। उच्च शिक्षा की लेकिन हम बात करते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश में अभी भी हम देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं बहुत सारा काम हो रहा है और हम आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन वैसा बदलाव क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि आज भी पेरेंट्स का माइंड सेट होता है, बच्चों का भी माइंड सेट होता है कि हमने 12th पास आउट किया और उसके बाद हमें बाहर जाना है, तो यहीं के बच्चे हैं तो यहीं पर रहकर पढ़ाई करें, वैसा माहौल देना चाहिए।
देखिए, अभी मैंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, आज वातावरण बदला है। माननीय योगी जी की सरकार से पहले एक भी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का नेक ग्रेडिंग में A+ A या A++ श्रेणी में नहीं था। आज उत्तर प्रदेश में आपको आंकड़े बता दूं कि नेक रैंकिंग की सवाल जहां तक है, A++ 6 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ A++ में है, A+ में 2 राजकीय विश्वविद्यालय और 7 निजी विश्वविद्यालय। A ग्रेड में 1 सरकारी विश्वविद्यालय और 4 निजी विश्वविद्यालय। B+ और B की तो अभी गिनती नहीं करता मैं। और UGC रैंकिंग ग्रेड 1 में पहली बार उत्तर प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय आए हैं। QS एशिया रैंकिंग में 6 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के हैं। QS वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में 2 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के आए। NIRF रैंक में उत्तर प्रदेश के 7 संस्थान, प्रथम बार ऐसा हुआ है। और देश के प्रथम 100 विश्वविद्यालयों में उत्तर प्रदेश पहले 500 में भी कहीं नहीं था कोई भी विश्वविद्यालय, आज 100 विश्वविद्यालयों के अंदर 3 विश्वविद्यालय हैं। तो गुणवत्ता में सुधार हुआ है और इसलिए आज स्थिति ये है कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का उदाहरण दूं कि 2017 से पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में 80 विदेशी छात्र थे, आज लगभग 1000 विदेशी छात्र पढ़ने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश धीरे धीरे शिक्षा का हब बनता जा रहा है। ये उपलब्धि है योगी जी के राज्य में उत्तर प्रदेश की शिक्षा की। योगेंद्र जी, ठीक है, रैंकिंग में बदलाव आया है, लेकिन परसेप्शन क्या बदला है उत्तर प्रदेश को लेकर के? हायर एजुकेशन के लिहाज से मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या परसेप्शन बदला है कि यहाँ के स्टूडेंट यहाँ चलिए पढ़ाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन क्या बाहरी राज्यों में भी ऐसा बना? क्योंकि साउथ को लेकर के बहुत सारे परसेप्शन है कि वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, हायर एजुकेशन की बात करें तो क्या उत्तर प्रदेश को लेकर के परसेप्शन में बदलाव आया है या फिर अभी थोड़ा और काम करने की जरूरत है? परसेप्शन बदलाव इसी से मालूम पड़ेगा आपको कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो वर्ल्ड में 23वें नंबर पर है, इससे पहले उत्तर प्रदेश में आने की सोचता भी नहीं था। आज उन्नाव में उसकी एक शाखा खुली है, पूरा संस्थान खुला है, चालू भी हो गया। JSS जैसा विश्वविद्यालय जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है वो नोएडा में आ गया। इस तरह से कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। यदि संख्या बताऊं मैं आपको तो पिछले योगी जी के शासन में 8 तो नए गवर्नमेंट विश्वविद्यालय खुले। यानी पहले कैसा विडंबना थी कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 8 कमिश्नरियां ऐसी थीं, 6 कमिश्नरियां, जहां एक भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था। योगी जी ने संकल्प लिया अपने संकल्प घोषणा पत्र में और उसमें ये कहा था कि मैं हर मंडल में एक विश्वविद्यालय स्थापित करूंगा। आज हर मंडल में सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं और विगत 3 वर्षों में लगभग 35 निजी विश्वविद्यालयों को जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, इनको LOI आशय पत्र निर्गत हो गया है, जिसमें से 23 को LOP यानी संचालन का अधिकार का पत्र मिल चुका है। तो इस तरीके से, और कम से कम इस समय आज ही 2 को और मिलने वाला है आज की कैबिनेट की मीटिंग में, और कई लूप लाइन में है। तो उत्तर प्रदेश में जो परसेप्शन बदल रहा है, इसीलिए ऐसे विश्वविद्यालय भी आ रहे हैं और छात्र भी आ रहे हैं। यहाँ तक कि विदेशों से टाई अप हो रहा है। एक UK से अभी टाई अप हुआ है हमारा, जो 5 छात्र प्रतिभाशाली छात्र यहाँ से जाएंगे और वहाँ पर MA की डिग्री प्राप्त करने UK के विश्वविद्यालय में, जिसका सरकार का एक अंश तो उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी खर्चे का और बड़ा अंश UK उठाएगा। इस तरह जापान से, रशिया से, इस तरह से वहाँ की यूनिवर्सिटी भी यहाँ आकर यूनिवर्सिटी कैंपस में अपने कैंपस, वो जो यहाँ के छात्र पढ़ने जाते थे विदेश में जिन कोर्सेज को, उनको इनवाइट कर रहे हैं हम यहाँ पर, जिससे कि वो यहाँ पर इसको खोले। जो संसाधन विहीन गरीब छात्र थे जो नहीं जा सकते थे विदेशों में पढ़ने, उनको वो सुविधा फैकल्टी मिलेगी यहाँ पर, जिनको के लिए वो तरसते थे या
वंचित रह जाते थे, अब वो विश्वविद्यालय किसी भी विश्वविद्यालय में अपना कैंपस खोल सकते हैं, फैकल्टी खोल सकते हैं या अपने विश्वविद्यालय खोलने के लिए आ सकते हैं यहाँ पर। शिक्षा के क्षेत्र में आप कह रहे हैं कि लगातार नवाचार हो रहा है और बार बार हम जिक्र योगी मॉडल का करते हैं और विदेशों तक भी धूम है उस मॉडल की, बुलडोजर एक्शन जो लिए जा रहे हैं, जो गुंडों को, माफियाओं को पकड़ा जा रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि शिक्षा के क्षेत्र में भी वो मॉडल सेट होना चाहिए, विदेशों तक आवाज होनी चाहिए इसकी? नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में जो आशातीत परिवर्तन हुआ है, जो सफलता मिली है, वो वास्तव में पूरे देश में उसकी धमक है। एक उदाहरण बता दूं अभी आपको, हमने उत्तर प्रदेश के सभी प्रथम चरण में सभी सरकारी विश्वविद्यालयों को रिकॉर्ड समर्थ पोर्टल से जोड़े हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक समर्थ पोर्टल है, यानी A to Z, यदि मैं चलती हुई भाषा में कहूँ, उस विश्वविद्यालय की जन्मपत्री पूरी उस समर्थ पोर्टल में होगी। कब एडमिशन हो रहा है, कितने कमरे हैं, कितने बाथरूम हैं, कितने लैब्स हैं, कितने छात्र हैं, कितने लेक्चरार्स हैं, कौन कब छुट्टी पर है, ये सब उस समर्थ पोर्टल में एंट्री होगी। और इस समर्थ पोर्टल में किस तरह सफलता मिली उत्तर प्रदेश को, इसको देखने के लिए अभी 3 महीने पहले आंध्र प्रदेश के लोग आए थे यहाँ पर देखने। साउथ से अब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश के लोग साउथ की तरफ देखते थे, अब साउथ उत्तर प्रदेश की ओर देख रहा है। सर, जो परसेप्शन है उत्तर प्रदेश के जो बड़े विश्वविद्यालय हैं, चाहे इलाहाबाद का हो, BHU हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, आपको लगता है कि पिछले, हालांकि ये लंबा प्रोसेस होगा वो ख्याति बनाने में जैसा ये विश्वविद्यालय रखते हैं, क्या आपको लगता है कि कोई नया विश्वविद्यालय इन 7-8 सालों में ऐसा ख्याति प्राप्त करने की दिशा में है जिसमें लोग ड्रीम करेंगे, वो सपना देखेंगे कि इस विश्वविद्यालय में मेरा एडमिशन हो जाए तो मेरा भविष्य संवर जाए? जब आपको मैंने बताया, अभी लखनऊ विश्वविद्यालय का उदाहरण दिया, वर्ल्ड रैंकिंग में उसका स्थान हुआ, एशिया रैंकिंग में हुआ, UGC ग्रेड 1 में भी उसका स्थान है और A++ में है। और यहाँ तक कि मैंने बताया C छात्र जहाँ विदेशी पढ़ते थे, आज 800 से ऊपर लगभग 1000 के छात्र हैं। तो ये परसेप्शन बदला है, उसका स्तर बदला है, स्तर सुधरा है, ये बात का उदाहरण है। जी योगेंद्र जी, लेकिन आज की डेट में एक बेसिक सवाल मेरा ये है कि एजुकेशन बहुत महंगी है, तो कैसे इसे समान लोगों से जोड़ा जाए, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उन तक पहुंच बनाई जाए, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अभी जैसे मैंने बताया कि जो छात्र विदेशों में पढ़ने जाते थे, संसाधन युक्त थे, वही जा पाते थे। अब वो फैकल्टी जब उनकी यहाँ पर आएंगी तो जो संसाधन विहीन छात्र हैं, वंचित छात्र हैं या गरीब तबके के छात्र हैं, उनको शिक्षा मिलेगी, एक बात। दूसरी बात, जब अच्छे से अच्छे विश्वविद्यालय आ रहे हैं, अभी आपने जैसे बताया, कहा ना, अब हमारे यहाँ पर अच्छे विश्वविद्यालय खुद आ रहे हैं। 23वें नंबर का वर्ल्ड में जिसका स्थान है, हिंदुस्तान में पहले नंबर पर स्थान है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, JSS विश्वविद्यालय, उसका वर्ल्ड में वो अब उत्तर प्रदेश में आके अपना संस्थान खोल चुके हैं और वहाँ पर एडमिशन मिल रहे हैं। तो ये एक प्रगति की दिशा में कदम है। ये अपने आप में सिद्ध कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में परसेप्शन बदल रहा है उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा का, बल्कि पूरी शिक्षा का बदल रहा है योगी जी के समय में। क्या सिर्फ आप हायर एजुकेशन के लिए जो पॉलिसी आपने बनाई उसका योगदान है ये, या फिर ओवरऑल योगी सरकार को लेकर के जो परसेप्शन पूरे देश और विदेश में बना है कानून व्यवस्था को लेकर के? क्योंकि कोई अगर अपने बच्चे को पढ़ने अगर बाहरी राज्य से उत्तर प्रदेश भेज रहा है या फिर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेज रहा है तो एक चिंता होती थी बच्चों की सुरक्षा को लेकर के। अब क्या वो खत्म हो गई है वो चिंता? इस वजह से इतना बड़ा बदलाव आ रहा है आपके विभाग में? देखिए, ये सब जो बदलाव आते हैं, ये कई सूत्रों को मिलकर कई वातावरण बनाते हैं। जैसे कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सुधरी, ये भी एक आकर्षण का केंद्र बना कि यहाँ उत्तर प्रदेश में बाहर के छात्र छात्राएं पढ़ने आने लगे, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर अपना संस्थान खोलने आने लगे। वरना यही संस्थान उत्तर प्रदेश में आने में डरते थे, भयभीत रहते थे कि उत्तर प्रदेश जैसे वातावरण में। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनता जा रहा है, पहले बीमारू प्रदेश था, और छात्र छात्राओं को भी अच्छी शिक्षा मिल रही है। तो ये सब एक सबका सामूहिक समग्रता में इसको देखना चाहिए। अब अगला सवाल मेरा अवैध मदरसों से जुड़ा हुआ है, जिन पर सख्त एक्शन भी लिया जा रहा है और विपक्ष इसको लेकर सवाल कर रहा है कि भाई आप लोग सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं लेकिन एक का विकास रोक रहे हैं, मदरसों में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके विकास को रोक रहे हैं, तो उनके लिए कुछ आगे की प्लानिंग आप लोगों की? मैं
सबका साथ सबका विकास का पहले अर्थ समझा दूं उन लोगों को जो ये सवाल करते हैं। इसका मतलब आतंकवादियों का विकास थोड़ी करेंगे हम, एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज़ में शामिल है उनका विकास थोड़ी करेंगे हम, उनका साथ थोड़ी देंगे। सबका साथ सबका विकास जो राष्ट्रीय स्तर पर सोच रखता हो, राष्ट्रवादिता पर सोच रखता हो, उनका सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये विषय है। तो विपक्ष तो अब मदरसों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये आपके माध्यम से आप स्वयं बताते हैं, मैं क्या बताऊं। जहां मदरसे राष्ट्रवादी है वहां पे कोई उन पर अटैक नहीं हो रहा। जो राष्ट्रवादी विचारधारा नहीं है, जो कि अभी सामने आ रहा है, झींगर का सामने आया, आगरा में एक बहुत बड़ा रैकेट सामने आया, तो ऐसे मदरसों को तो चलने नहीं दिया जाएगा। ये योगी जी इसके लिए कृत संकल्पित है और दृढ़ निश्चयी है। विपक्ष एक, चूंकि मदरसों का जिक्र आ गया इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं, विपक्ष एक वर्ग को क्यों जताने की कोशिश करता है कि सरकार आपकी नहीं है, आपके खिलाफ है। जो भी सरकार ने कार्रवाई की, चाहे वो नेपाल बॉर्डर के 7 जिलों हो जहां पर मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो अवैध तरीके से किसी न किसी तौर पर हैं, उन पर कार्रवाई करे। लेकिन विपक्ष बताने की कोशिश करता है एक वर्ग जो 18-19% है वो उसकी सरकार नहीं है। आखिर ये विपक्ष क्यों साबित करने की कोशिश करता है? ये विपक्ष ने हमेशा जनता को ठगा है, वो गुमराह करता है। अभी कुछ दिनों पहले ही, हालांकि विषयांतर है लेकिन फिर भी बता दूं उनका उदाहरण, एक किताबिया लेके घूम रहे थे कि संविधान बदल जाएगा अगर मोदी जी तिवारा आ गए तो, आरक्षण समाप्त हो जाएगा मोदी जी तिवारा आ गए तो। इन्होंने राजनीतिक रूप से ठगा देश की जनता को। आज मोदी जी तिवारा आ चुके हैं, ना तो संविधान बदला है ना आरक्षण समाप्त हुआ है। तो ये राजनीतिक ठग हैं, गुमराह करते हैं, गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। उसी के अंतर्गत ये इनका एक एजेंडा ये भी है कि अल्पसंख्यक चिल्ला के इनके, यानी हद हो गई, पराकाष्ठा हो गई कि आतंकवादियों को भी समर्थन देने खड़े हो जाए, आतंकवाद को भी समर्थन देने खड़े हो जाए सिर्फ तुष्टीकरण के लिए, कुछ वोटों के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं। लेकिन योगेंद्र जी, ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी आएंगे आरक्षण खत्म कर देंगे, ये पहले कहा जा रहा था चुनाव में, आपको डेंट भी लगा। मैं ये जानना चाहता हूं, इसी को जोड़ के बिहार चुनाव से देखा जा रहा है, एसआईआर को जोड़ करके देखा जा रहा है, तो क्या ये विपक्ष इसमें कामयाब हो पाएगा? एसआईआर जो लेकर के चुनाव आयोग आया, लेकिन विपक्ष कह रहा है ये मोदी जी की साजिश। ये बताइए कि जो मर गए अगर वोटर लिस्ट में उनके नाम है तो कटवाने चाहिए कि नहीं कटवाने चाहिए? बिल्कुल। जो विदेशी हैं, यहाँ के घुसपैठिए हैं, उन्होंने किसी तरह ये इनके प्रकार ने अपने नाम दर्ज करा लिए, उनको कटवाने नहीं चाहिए? कटवाने चाहिए। देखिए, जिसको वोटर लिस्ट में अधिकार आ गया कई गलती से, कैसे भी षड्यंत्र से, तो वो चुनाव लड़ने का भी अधिकारी हो गया। चुनाव लड़ने का अधिकारी होगा, जीत गया तो सदन में बैठने का अधिकारी हो गया, सदन में जीत गया तो कहीं किसी की ममता जी जैसी सरकार में शायद मंत्री बन जाए। तो विदेशी व्यक्ति अगर वोटर लिस्ट में शामिल हो जाता है तो वहाँ तक पहुँच सकता है। इस खतरे को देखा मोदी जी ने और उस पर उन्होंने चोट की है कि जो वोटर लिस्ट में एंटाइटल नहीं है, जो इनको एलिजिबल नहीं है, जिनको नहीं होना चाहिए, उनके नाम कटने भी चाहिए। तो इसमें क्या ऐतराज है? योगेंद्र जी, लेकिन आप कहते हैं कि सभी के साथ आप लोगों का समानता से व्यवहार रहता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही पंचायती राज विभाग में एक फरमान निकाला गया था और बाद में मुख्यमंत्री जी को वो आदेश भी निरस्त करना पड़ा। तो विपक्ष कह रहा है कि भाई आपकी हकीकत तो खुद ही सामने आ गई कि आप लोग कैसे भेदभाव करते हैं, यादवों के लिए, मुसलमानों के लिए आपने वो फरमान निकाला अलग से। देखिए, वो किसी व्यक्ति विशेष की गलती थी, सरकार की गलती नहीं थी, और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया और वापस लिए। तो अच्छी बात है कि अगर कोई चीज़ संज्ञान में आ जाती है और उसको वापस लेना, यानी सुधार की ओर उनका अपना सोच रहता है हमेशा। सर, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की परिकल्पना जैसे योगी सरकार आई वो हमने देखी, लेकिन अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, चूँकि मंकेश्वर शरण सिंह जी भी हैं विभागीय मंत्री, उनसे भी सवाल लूंगा, लेकिन ये हायर एजुकेशन का हिस्सा है। आखिर ये सोच कहाँ से आई कि जिस प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बहुत सारे सवाल पहले भी उठाए जाते रहे, उस प्रदेश में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज हो, लेकिन अभी भी उस पर सवाल उठाए जाते हैं। सोच कहाँ से आई और कितनी कामयाबी आप लोगों को सरकार को मिली है? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के हम लोग अनुयायी हैं, उनके ही राजनीतिक चिंतन पे हम लोग काम करते हैं। उनका जो एकात्म मानववाद और अंत्योदय,
ये जो कार्यक्रम और है सिद्धांत है, इसके तहत अंतिम छोर पर बैठे, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, मानव जीवन के लिए सबसे बड़ी सुविधा शिक्षा और चिकित्सा ये होनी चाहिए। और जो आपने अभी चिकित्सा के बारे में कहा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, योगी जी ने तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी की भी जी दी है। और एक नीति हमने बनाई है, उत्तर प्रदेश शिक्षा नीति 2024, उसके अंतर्गत हर एक असेवित जिले में भी यूनिवर्सिटी होगी और उसको इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत सारे आकर्षक इंसेंटिव्स हैं जिससे कि लोग वहाँ आएँ और विश्वविद्यालय खोलने के लिए प्रेरित हों। तो शिक्षा और चिकित्सा ये अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुँचे। दीनदयाल उपाध्याय जी के इस प्रेरक कार्यक्रम के ने हमको प्रेरणा दी है, मोदी जी को दी है, योगी जी को दी है, हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को दी है। योगेंद्र जी, क्योंकि एआई का ज़माना है और तकनीकी क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन, डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र में कैसे हायर एजुकेशन काम कर रहा है? देखिए, जहाँ तक तकनीकी है, मैं आपको उदाहरण देके बता दूँ, ये तकनीकी क्षेत्र में कितना काम हुआ है हायर एजुकेशन में। सभी सरकारी कॉलेज जो हैं, डिग्री कॉलेजेस, उसमें 200 से अधिक ऐसी हैं जहाँ स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट लैब्स, डिजिटल लाइब्रेरीज हो गई हैं। 171 महाविद्यालय जो हमारे हैं, उसमें 24x7 ई लर्निंग पार्क की स्थापना हो चुकी है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना हेतु राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को अनुदान दिए जाते हैं। दूरस्थ अंचलों में जो 120 महाविद्यालय हैं हमारे, उनकी लाइब्रेरीज को उच्चीकृत करने के लिए प्री लोडेड टैबलेट्स की व्यवस्था की गई है। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में रूफ टॉप सोलर सिस्टम और वाईफाई की सुविधा दे दी गई हैं, शुरू हो गई हैं। लगभग 70 लाख छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट प्रदान किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। प्रतिभावान छात्राओं को, जो प्रतिभा युक्त छात्राएं हैं, उनको स्कूटी योजना, जिससे उनका आवागमन पढ़ाई के लिए सुविधाजनक हो जाए, ऐसी नकल विहीन परीक्षा और प्रश्न पत्र वितरण को टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है। जो अभी आपने नकल उसका विषय उठाया था, पेपर लीक का, मैं जब बना शिक्षा मंत्री 1-2 महीने में एक पेपर लीक आगरा से हुआ था, लेकिन जैसे ही उसकी टेक्नोलॉजी को, पूरे सिस्टम को जोड़ा गया, अब एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया। वर्षों बाद दीक्षांत समारोह का प्रारंभ हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, और पीएम ऊषा, प्रधानमंत्री की योजना है ये, इसमें गुणवत्ता और शोध और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 965 करोड़ का अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार, जो देश में सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश के लिए मिला है। तो ये सब हमारा तकनीक की ओर। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल बिंदु है, जिन न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं हम, जिस न्यूक्लियस पर एनईपी तैयार की गई, शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना, इस सरकमफ्रेंस में सब पाठ्यक्रम और कार्यक्रम बन रहे हैं। सर, आपका हायर एजुकेशन जो है एम्प्लॉयमेंट से लिंक्ड है, लेकिन विपक्ष अभी भी एम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर के, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर के सवाल खड़े करता है। वो फिगर में तो है, करीब 2% के आसपास आ गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेकिन इसे विपक्ष कबूल क्यों नहीं करता है? देखिए, हम तो आंकड़े दे रहे हैं, विपक्ष लफाजी कर रहा है। मैं आंकड़े देता हूं आपको अपने ही विभाग के। राजकीय महाविद्यालयों में 270 प्रोफेसर पदों एवं 240 एसोसिएट प्रोफेसर के पदों की पदोन्नति हुई है। पहले तो आपको वो जो रोजगार मिला है उनका बता दूं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अब सब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार अंकों को जोड़कर होगी। नई हमारी योजना योगी जी के नेतृत्व में आई है। पहले सिर्फ साक्षात्कार होते थे जी, अब लिखित परीक्षा होगी 70 अंकों की, 30 अंकों का साक्षात्कार होगा। राजकीय महाविद्यालयों में 840 प्रवक्ताओं के पदों के सापेक्ष 801 पदों पर एनआईसी के माध्यम से प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। एडेड कॉलेज में 2002 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में लगभग 200 से अधिक पदों पर नियुक्ति हो चुकी हैं
उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग का गठन हो चुका है, जिससे पारदर्शिता रहेगी नियुक्तियों में और शुचितापूर्ण नियुक्तियां होंगी। लगभग 2000 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हेतु अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जा चुका है। 120 प्रवक्ताओं की पदस्थापना की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। नव स्थापित विश्वविद्यालय जितने भी मैंने अभी आपको आंकड़े बताए जी, जब ये स्थापित हुए तो कहीं ना कहीं नौकरी मिली होगी। चपरासी से लेकर वीसी तक की, चांसलर तो चलिए वो लोग बन जाते हैं जो उसके मालिक होते हैं, लेकिन वीसी तक की नियुक्तियां होती हैं। तो यह भी नियुक्तियां हुई हैं जिनको दिखता नहीं, मालूम नहीं, इन लोगों को लफाजी करते हैं। और विगत कई वर्षों में एडेड कॉलेज में जो बाधित ग्रेड 3 की नियुक्तियां पेंडिंग पड़ी हुई थी, लगभग अभी पिछले 3-4 महीने में ये 200 के करीब नियुक्तियां हो चुकी हैं। तो नियुक्तियों के लिए जहां तक उच्च शिक्षा है उसने भी अपने एक मानदंड स्थापित किए हैं। सर एक आखिरी सवाल, 2027 में क्या होगा? विपक्ष पीडीए के हवाले, अब तो पीडीए पाठशाला भी लग रही है, पीडीए के जरिए वो सत्ता पे आना चाहता है। आप लोग उसके काउंटर के लिए क्या लेकर के 2027 में उतरेंगे? हमारा जो मैंने पहले आप ही ने बताया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये मूल मंत्र है। और राष्ट्रवादिता, जनता के लिए किए गए काम, मोदी जी की सरकार के और योगी जी की सरकार के, हमारे पास जो नेतृत्व है 3 आधार पर वोट मिलता है, जनता का विश्वास हासिल होता है। एक नेतृत्व कैसा है आपके पास? हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी और योगी जी जैसा नेतृत्व है। इस नेतृत्व के लिए तरसते हैं राजनीतिक दल, किसी पे उनके घुटनों के बराबर भी नेता नहीं है, लीडरशिप नहीं है। दूसरा, उनके द्वारा किए गए कृतित्व, तो अगर उन कृतित्व सुबह से शाम हो जाएगी, इतने काम हैं, समुद्र के तल से लेकर अंतरिक्ष तक के काम यदि देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और भारत सरकार ने किए हैं। तीसरा, कार्यकर्ताओं की ऐसी किसके पास बड़ी फौज है जो हमारे नेतृत्व की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सौभाग्यशाली है। तो ये तीनों का संगम हमारे पास है, कोई हमें चुनौती नहीं दे सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे मंच पर आने के लिए। भी खास कार्यक्रम हमने रखा और हायर एजुकेशन के क्षेत्र में कितना बदलाव उत्तर प्रदेश में हुआ है ये योगेंद्र उपाध्याय जी बता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे मंच पर आने के लिए। नमस्कार मंत्री जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ मंच पर ही रहें, और मैं केशव शरण सिंह जी को भी मैं आप मंच पर इनवाइट करना चाहूँगी। रमेश चंद्र सर प्लीज़ आप भी मंच पर आएँ। और अब वक्त हो चला है उन लोगों को सम्मानित करने का जिनकी वजह से आज का हमारा कार्यक्रम ये हो पा रहा है। इन लोगों की समाज में अलग अलग क्षेत्रों में भागीदारी रही है, और एक एक करके मैं नाम अनाउंस करूँगी। बारी बारी से आप लोग स्टेज पर आते रहिएगा। अंजनी कुमार पांडे बिजनेस हेड हैं लखनऊ ओमेक्स लिमिटेड से। अंजनी जी प्लीज़ आप मंच पर आएँ, और अंजनी जी का आज बर्थडे भी है तो प्लीज़ उनके लिए ज़ोरदार तरीके से क्लैपिंग करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको जन्मदिन की। अगला नाम है पीओ सिटी ग्रुप से सौरभ गर्ग जी का, जो कि चेयरमैन है। सौरभ जी। अस्मिता सिंह जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं चंदन हेल्थ केयर लिमिटेड से। पूर्ति निगम डायरेक्टर हैं डॉल्बी इंफोटेनमेंट लखनऊ। तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। आस एडुगाइड प्राइवेट लिमिटेड से अखिलेश यादव मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अखिलेश जी के लिए भी जोरदार तालियां। पुष्पलता अग्रवाल फाउंडर चेयरमैन हैं सेंट जोसेफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लखनऊ।
पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल से इंजीनियर ब्रजेंद्र सिंह प्रबंधक हैं। जोरदार तालियां इनके लिए भी। अगला नाम है राजीव कुमार सिंह, कॉन्टोसो एग्री ग्रीन एनर्जी से ये डायरेक्टर हैं। राजीव जी के लिए भी जोरदार तालियां। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी रमेश चंद्र सर से कि सर आप दोनों मंत्रियों का, हमारे आज के खास मेहमानों का आप सम्मान करें। एक के ऊपर स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, एक के ऊपर शिक्षा की जिम्मेदारी। दोनों अलग अलग विभागों में अपना अपना काम कर रहे हैं। मजबूती के साथ विभाग को आगे ले जाया जा रहा है। कई कड़े बदलाव भी किए जा रहे हैं जिसका सकारात्मक परिणाम भी नजर आ रहा है। योगेंद्र जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज आप अपना स्थान ग्रहण करें और मयंकेश्वर जी प्लीज आप पधारें यहाँ पर। रमेश सर प्लीज आप भी स्थान ग्रहण करें।